17 मार्च 2011 वो दिन जब पाकिस्तान ने साबित कर दिखाया कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। मुल्क की तारीख में एक ऐसा अनोखा वाकया जिस पर अमेरिका अब फिल्म बनाने जा रहा है। कौम के बेटों का कातिल लोहे के पिंजरों में बंद क्यों था? वो कैदी कौन था जिसके सामने अदलिया और हुकूमती अरकान बेबस थे? यहाँ तक कि मीडिया के बेतहाशा शोर और कौम का पुरजोर एहतजाज भी उस रोज किसी काम न आया। कहानी है अमेरिकी कॉन्सुलेट रेमंड डेवस की। रेमंड डेवस जिसने पाकिस्तानी कौम के सर गुलामों की तरह हमेशा के लिए झुका दिए। रेमंड डेवस अमेरिकी शहरी था जिसने ग्रेजुएशन के बाद 10 साल फौज में काम किया। फिर उसने एक LLC कंपनी में ऑपरेटर के तौर पर काम किया। बाद में रेमंड डेवस CIA कॉन्ट्रैक्टर का हिस्सा बन गया। वो कई अरसा इराक में CIA को कवर देता रहा। जब अफगान जंग शुरू हुई तो दुनिया भर से जासूस पाकिस्तान आने लगे। रेमंड डेवस भी डिप्लोमेट पासपोर्ट पर पाकिस्तान आ गया, जहाँ उसे हर साल $2 लाख तनख्वाह मिलती थी। फिर वो लाहौर आकर एक खुफिया बंगले में रहना शुरू हो गया, जहाँ उसका काम अलकायदा और लश्कर तैयबा पर नजर रखना था। रेमंड डेवस पाकिस्तान में टेक्नीशियन के तौर पर आया था, लेकिन वो इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में रहने के बजाय पंजाब में घूमता रहा। उसके कैमरे में फौजी बंकर्स की तस्वीर थी, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी। 27 जनवरी 2011 सुबह का वक्त था। रेमंड डेवस मजंग चुंगी के पास कुर्तबा चौक की सड़क पर से गुजर रहा है। इतने में सिग्नल बंद हो जाता है। रेमंड डेवस गाड़ी रोकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान फैजान और फहीम उसकी गाड़ी के करीब रुकते हैं। फैजान बाइक चला रहा होता है और फहीम उसके पीछे बैठा होता है। वो दोनों भी सिग्नल खुलने का इंतजार करने लगते हैं कि अचानक उनकी नजर रेमंड डेवस पे पड़ती है। रेमंड डेवस उनकी तरफ देखता है। अभी तीनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए 1 सेकंड ही हुआ था कि रेमंड डेवस अचानक अपनी गोलियां चला देता है और फैजान को 4 गोलियां मारकर कत्ल कर देता है। फहीम तेजी से बाइक से उतरकर भागने लगता है कि रेमंड डेवस अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर भागते हुए फहीम के पीछे 5 गोलियां मारकर उसे भी कत्ल कर देता है। फिर अपने कैमरे में उनकी तस्वीर लेता है और वहां से फरार हो जाता है। रेमंड डेवस का बयान है कि इनमें से एक नौजवान ने उस पर पिस्तौल लहराया था, लेकिन यह बात बेसबूत है। फरार होते ही रेमंड डेवस ने अपने बैकअप के लिए अमेरिकी सफारत खाने कॉल की, जिसके बाद 4 आदमी गाड़ी में रेमंड डेवस की मदद के लिए निकल गए। वो गाड़ी जाली रजिस्टर थी। ट्रैफिक की वजह से वो लोग रेमंड डेवस तक नहीं पहुंच पाए और हजूम से घबराकर ड्राइवर गलत टर्न लेता रहा। लेकिन दूसरी तरफ भी सड़क पर बेतहाशा ट्रैफिक होती है। ड्राइवर को डर लगने लगता है कि वो कहीं पकड़ा ना जाए और इसी पकड़े जाने के खौफ से वो जेल रोड के बीच में छलांग लगा देता है। गाड़ी में बैठे दूसरे लोग स्टीयरिंग व्हील संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दौरान गाड़ी सामने से आने वाले मोटरसाइकिल सवार अब्दुल रहमान को कुचल देती है। वो कॉस्मेटिक का सामान लेकर जा रहा होता है। अब्दुल रहमान को कुचलने के बाद सड़क पर हजूम जमा हो जाता है। वो लोग जल्दी में वहां से भाग जाते हैं और ड्राइवर को लेकर सफारत खाने पहुंच जाते हैं। इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार को कुचलने वाली गाड़ी के आदमी फरार होकर अमेरिका पहुंच गए थे, जबकि अब्दुल रहमान अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया था। दूसरी तरफ रेमंड डेवस तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए अनारकली पहुंच चुका। अनारकली पहुंचने पर उसे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और उसकी गाड़ी से पिस्तौल, बम, राइफल, काला मास्क और काले दस्ताने बरामद किए। पुलिस ने रेमंड डेवस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अमेरिकी सफारत खाने ने दावा किया कि रेमंड डेवस सफारतकार है और उसे इसलिए नहीं गिरफ्तार या सजा दी जा सकती। लाहौर की अदालत ने रेमंड डेवस को मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगाते हुए जेल भेजने का हुक्म दे दिया। क्योंकि रेमंड डेवस पाकिस्तान में CIA की तरफ से जासूसी में मुलव्विस था, इसलिए इस पर दोहरे कत्ल का मुकदमा चलाया जा सकता है। रेमंड डेवस पर तशद्दुद ही नहीं किया गया। फिर उसका कहना है कि उसे नहाने के लिए ठंडा पानी दिया जाता था। उस दौरान कुछ आंखें उसे घूरती भी रहती थी। रात को उसके कमरे में तेज बल्ब रोशन थे और तेज मौसीकी बजाई जाती थी ताकि वो सो ना सके। इसके बरक्स उसे जेल में खुसूसी मराद दी गई। रेमंड डेवस को जेल में तमाम कैदियों से अलग रखा गया। अमेरिकी कॉन्सुलेट ने स्पेशल कुत्तों की टीम भेजी जो उसका खाना चेक करते थे। उसकी डिमांड पर फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट भी भेजी गई। खास इसके लिए जेल में उसके पसंदीदा रंग का टॉयलेट भी तैयार किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत दबाव में आ गई, लेकिन मसला ये था कि मुकदमा अदालत में था और लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे। मुद्दई कमजोर था और फरीक बेपनाह ताकत पर। केस बहुत सादा था और आसान था, मगर इंसाफ की फरहमी नामुमकिन दिखाई दे रही थी। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अगर अवाम की सुनी जाती तो दुनिया नाराज हो जाती।
और अगर दुनिया की सुनी जाती तो फिर आवाम नाराज हो जाती। जनरल अशफाक परवेज कियानी जो उस वक्त आर्मी चीफ थे और जनरल शुजा पाशा जो उस वक्त ISI के डायरेक्टर जनरल थे, वो भी इस केस के हवाले से बज़ाहिर खामोश थे। आसिफ अली जरदारी ने केस की नौयत को पहले दिन ही भांप लिया था और मामला अदालत पर छोड़ दिया था। 3 फरवरी 2011 तक मीडिया में बेतहाशा शोर मचाया गया कि हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने भी रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले करने से रोक दिया। इसके बाद अमेरिका ने बेपनाह दबाव डालना शुरू कर दिया। सदर बराक ओबामा ने एक बयान जारी किया कि पाकिस्तान रेमंड डेविस को सफारतकार मान ले। रहमान मलिक ने केस से मुतल्लिक फाइल अपने कब्जे में ले ली और बयान दिया कि रेमंड डेविस का सफारती पासपोर्ट पंजाब हुकूमत के पास है, जबकि रेमंड डेविस के वीज़े की दरख्वास्त एजेंसियों के बाद खुद उन्होंने मंजूर की। उधर प्रोसिक्यूटर पंजाब ने सिफारिश की कि मुलजिम पर जासूसी का मुकदमा अभी चलाया जाए, लेकिन 5 फरवरी के बाद दफ्तर खारजा ने मीडिया को किसी भी किस्म की तफसीलात देने से इनकार कर दिया। अब फिक्र ये थी कि किस तरह रेमंड डेविस से जान छुड़ाई जाए। रहमान मलिक इस काम के लिए मौजूद नहीं थे। आखिरकार इस काम का बेड़ा जनरल पाशा ने उठाया। जनरल पाशा अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मिंटर, कार्मिला कॉनरॉय, सदर जरदारी, जॉन कैरी, हेनरी क्लिंटन, रहमान मलिक, जनरल कियानी, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ रेमंड डेविस केस के अहम किरदार थे। केस की तमाम दौरें इन्हीं के कहने पर हिलाई जाती थीं। 9 फरवरी 2011 को मकतूल फ़हीम की बेवा ने चूहे मार गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने वाज़े तौर पर मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि खून का बदला खून है। इस खुदकुशी के बाद दबाव एक बार फिर बढ़ गया। इसके बाद एक बयानिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि रेमंड डेविस का फैसला अवामी उम्मीदों के मुताबिक किया जाएगा, मगर दरपर्दा कुछ और ही चल रहा था। ये वही ज़माना है जब अमरीकी हुकाम को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म हो चुका है और उन्होंने उसामा के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला भी कर लिया है। अमरीका को खदशा है कि अगर उसामा के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और इस दौरान डेविस पाकिस्तानी हिरासत में रहा तो उसे मार दिया जाएगा। सदर बराक ओबामा ने 15 फरवरी को खुद रेमंड डेविस का जिक्र करते हुए कहा कि वो हमारा सफारतकार है। 4 मार्च 2011 को रेमंड डेविस की जानिब से सफारती इस्तिस्ना पर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, मगर रेमंड डेविस इस पर परेशान नहीं था और इसका इज़हार वो अपने रवैये से जाहिर करता था। जब दियत यानी खून बहा के तहत मामला निपटाने का फैसला किया गया तो उसमें एक रुकावट आई और वो ये कि मकतूलैन के अजीज़ों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। चुनाचा 14 मार्च को ISI के अहलकार हरकत में आए और उनके तमाम 18 अजीज़ों को पोर्ट लखपत जेल में बंद कर दिया। उनके घर को ताले लगा दिए गए और उनसे मोबाइल फ़ोन भी ले लिए गए। इस दौरान जमात इस्लामी ने केस के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी, लेकिन उनकी आवाज़ों को भी दबा दिया गया। पाशा को सिर्फ 2 दिन यानी 18 मार्च को रिटायर होना था, इसलिए वो सर तोड़ कोशिश कर रहे थे कि यह मामला किसी तरह निपट जाए। और जब ये मामला निपटा तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी कर दी गई और वो मार्च 2011 के बजाय मार्च 2012 में रिटायर हुए। तदबीर ये सोची गई कि खून बहा के शरई कानून को हरकत में लाया जाए। फैसले के दिन वकील इस्तिखासा असद मंजूर बट गायब थे, जिन्होंने इससे कबल इस पर खासी सख्त जिरा की थी। 17 मार्च 2011 रेमंड डेविस को लोहे के पिंजरों में बंद करके अदालत में पहुंचा दिया गया। सब जानते थे कि इसे अवाम के गुस्से से बचाने के लिए पिंजरे में ही लाया जाएगा। अदालत से तमाम गैर ज़रूरी लोग बाहर निकाल दिए गए। मुकदमे में राजा इरशाद एडवोकेट पेश हुए, जो लापता अफराद के मुकदमात में फ़ौज के खुफिया इदारों की तरफ से अदालतों में पेश होते थे। अदालत की कार्रवाई के दौरान जनरल पाशा मुसलसल कैमरॉन मिंटर को लम्हा बलम्हा कार्रवाई की खबरें मोबाइल फ़ोन पर मैसेज करके भेज रहे थे। अचानक से अदालत को शरई अदालत में तब्दील कर दिया गया। अदालती कार्रवाई के दौरान इन लवाहिकीन को अदालत के बाहर गन पॉइंट पर रखा गया और उन्हें कहा गया कि वो मीडिया के सामने ज़बान ना खोलें। जेल में उनके लवाहिकीन के सामने 2 ही रास्ते रखे गए, या तो वो $1,30,000 का खून बहा कबूल करें। इसके बाद लवाहिकीन एक एक करके खामोशी से जज के सामने पेश हुए, अपने शनाख्ती कार्ड दिखाए और रकम की रसीद वसूल करते हुए बाहर चले गए। ये बात भी खासी दिलचस्प है कि ये रकम किसने अदा की। उस वक्त की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी क्लिंटन ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा था कि खून बहा की रकम अमरीका ने अदा नहीं की है। ताहम बाद में खबरें आईं कि रकम ISI ने दी और बाद में इसका बिल अमेरिका को पेश कर दिया।
CIA का जासूस आजाद होकर पाकिस्तान से चला गया। मगर रेमंड डेविस इस बात पर नाराज था कि उससे वादा खिलाफी की गई। उसे 15 मार्च के बजाय 17 मार्च को क्यों रिहा किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 फर्द के कत्ल में मुलविस अमरीकी जासूस रेमंड डेविस की रिहाई के हकाइक बताए जाएं तो बतौर कौम शर्मिंदगी होगी। हाफिज हमदुल्ला ने अपनी तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा, जिन अफराद और इदारों ने रेमंड डेविस को मुल्क से बाहर ले जाने के लिए किरदार अदा किया वो कौमी इज्जत और गैरत के मुनाफी हैं। मार्च 2013 में रेमंड डेविस एक बार फिर अदालत में पेश किया गया, लेकिन ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि अमरीकी अदालत थी। रेमंड डेविस ने एक अमरीकी आदमी को मारा और उसे उठाकर फेंका था, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इस जुर्म की वजह से अदालत ने रेमंड डेविस को 2 साल कैद की सजा सुनाई। इसे कहा जाता है इंसाफ। सिर्फ 46 दिन चलने वाले इस मुकदमे ने पाकिस्तान के हर इदारे का दमखम अवाम पर जाहिर कर दिया।